आज हमें क्या करना है, सेकंड चैप्टर का रिवीजन करना है और चैप्टर का नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम बोलो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो ऑलरेडी ये चैप्टर को हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमें इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। और मैं आपको इन डेप्थ रिवीजन कराने वाला हूँ इसका, और बाकी फिर नेक्स्ट मंडे में क्या लेंगे, इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलो, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद हमारा ये है ताकि हम ये पता लगा सके कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे जनरेट करेगा, अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे जनरेट करेगा। ये ही मकसद इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का रहेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि कंज्यूमर होता कौन है, ठीक है ना। जल्दी बताओ कंज्यूमर कौन होता है। हाँ, द पर्सन हु फाइनली कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। उसे क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो किसको सेटिस्फाई करने के लिए करता है, अपनी नीड को और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि नीड क्या होती है और वांट्स क्या होती है। नीड क्या होती है, हाँ, जो असेंशियल होती है किसके लिए, लिविंग के लिए, जो हमें जीने के लिए, हमारी जिंदगी को आगे चलाने के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या हो सकती है, बोलो, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये हमारी क्या होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन वांट्स क्या होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी वांट्स होती है वो हमारी डिजायर्स होती है। क्या होती है, डिजायर्स बोले उन्हें, या हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोले या मोटिव बोले, ठीक है ना। जैसे मेरे को बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्या लगेगी, लेकिन अगर मैं फूड में सांभर डोसा खाऊं तो, या मेरी चाहत है, मेरी चाहत है, तो वो क्या रहेगी, वो चाहत होगी, मतलब वांट्स रहेगी। क्या रहेगी, क्योंकि मैं जो खाना है, ठीक है ना, उसे नॉर्मली भी खा सकता हूँ, वो तो मेरी नीड में आएगा। लेकिन अगर मैं बर्गर खाता हूँ, सांभर डोसा खाता हूँ, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, हमारी वांट्स है। बात समझ में आ रही है। चलो, अब बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। किसके कंपैरिजन में, अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो एक कंज्यूमर का मोटिव यही रहता है कि कम से कम इनकम में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। से यस और नो, बिल्कुल। अब बात करते हैं कि अभी हमने देखो चैप्टर का नाम क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और अभी हमने कंज्यूमर का मतलब देखा, अभी देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बोलो, पोजीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, या इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, ऐसी कंडीशन होती है, या ऐसी पोजीशन होती है जहां पे एक इंसान को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है, और वो उसके बाद अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज चाहता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम उसे मिल चुका है, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं और कम वो लेना चाहेंगे नहीं। बोलो, बात समझ में आती कि नहीं आती है, ठीक है। तो अभी अगर मैं दोनों ही वर्ड को क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, कंज्यूमर को और इक्विलिब्रियम को, तो दोनों का मतलब क्या निकलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसके बाद अपने बिहेवियर में वो कंज्यूमर कोई भी चेंज चाहता नहीं है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसे, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज चाहता नहीं है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है ना, उसको हम दो अप्रोच में पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो थियरीज होती है किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है ना। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल। इसको हम इनको हम प्यार से क्या बोलेंगे, ए मार्शल। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को कौन सा अप्रोच भी बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलो, अप्रोच बोलो, मेथड बोलो, एक ही बात है। बात समझ में आई क्या। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, यूटिलिटी का। अब सवाल यह है कि यूटिलिटी क्या होती है,
हाँ बिल्कुल, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर किसी भी गुड और सर्विस के अंदर होती है, उस पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और अ सर्विस इज नोन एज यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी क्या होता है? एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन होता है। क्या होता है? मतलब जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ठीक है ना, किसके कंजप्शन से? गुड्स के कंजप्शन से या कमोडिटी के कंजप्शन से, जो मेरी वांट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और यूटिलिटी एक कैसा मैटर होता है? सब्जेक्टिव मैटर। मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेट्स से एक ही गुड को कंज्यूम करने से मेरे को कम यूटिलिटी मिली, लेकिन किसी दूसरे बंदे को उसी सेम गुड को कंज्यूम करने से ज्यादा यूटिलिटी मिली। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, और सामने वाले बंदे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग हो सकती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? अच्छा, आगे बोल रहे हैं कि यूटिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं? नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट रहती है ना, किसकी? जो यूटिलिटी की जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है? यूटिल। क्या रहती है? यूटिल। और यूटिल क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते, है ना। ये मतलब ये जो चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, बेसिकली जो चैप्टर क्या है कि ना, जो कार्डिनल अप्रोच है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? इमेजिनेशन के ऊपर बिल्ड किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी यूटिलिटी जो हमको मिलेगी किसी भी गुड को या किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने के बाद या अवेल करने के बाद, ठीक है ना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं कि यूटिलिटी को हम किस में भी मेजर कर सकते हैं? मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। क्योंकि मेजर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो एक तो यूनिट चल रही है यहाँ पे यूटिल, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन के लिए, और मनी की यूनिट होती है हमारे इंडिया के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो वो रुपी रहेगी, ठीक है ना। तो एक तो यूटिल रहेगी, एक रुपी रहेगी, तो उनको हम जो कंपेयर करेंगे वो इजीली कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करेंगे? यूटिलिटी को किसकी टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे? मनी की टर्म्स में। दैट्स व्हाई कंपैरिजन करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब सवाल ये आता है कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि एक गुड को या किसी सर्विस को उसकी जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जितना भी मतलब कोई एक गुड की जितनी भी यूनिट है वो टोटल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर हमने कंजप्शन कुछ भी नहीं किया, अगर हमने कंजप्शन कुछ भी नहीं किया, तो बताओ यूटिलिटी कितनी मिलेगी? टोटल यूटिलिटी। यानी कि व्हेनेवर द कंजप्शन इज इक्वल टू 0 देन द टीयू विल बिकम 0। तो टीयू भी क्या रहेगी? क्योंकि केवल उस चीज को हमें क्या करके, स्मेल करके, है ना, हम खाएंगे नहीं ना, केवल उसकी क्या ले रहे? खुशबू ले रहे। क्या ले रहे हैं? उससे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है ना। से यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टोटल यूटिलिटी को क्या भी बोलते हैं? फुल सेटी। क्या बोलते हैं? फुल सेटी बोलते हैं। और टी यू इज इक्वल टू क्या रहेगा? सिग्मा एम यू। क्या रहेगा? सिग्मा एम यू। और एम यू क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स से मैंने 5 यूनिट कंज्यूम की और मेरे को 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन मैंने अभी क्या किया ना, 6th यूनिट कंज्यूम करी, तो छठी यूनिट को कंज्यूम करने से मेरी जो टोटल यूटिलिटी हो गई वो 18 यूटिल्स की हो गई। कितने की हो गई? 18। तो देखो, जब मैं 5 कंज्यूम कर रहा था तो मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था? 15 का। जब मैं 6 कर रहा हूं तो कितने का मिल रहा है? 18 का। तो एक एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से कितना सेटिस्फेक्शन चेंज हुआ मेरा? 3 यूटिल्स का। कितने का हुआ? 3 यूटिल्स। ये जो एक यूनिट के कंजप्शन से एडिशनल यूटिलिटी जो मेरे को मिली है, इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं?
और अगर इन्हीं मार्जिनल यूटिलिटी का मैं सम करते जाऊं, टोटल करते जाऊं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? टोटल यूटिलिटी। क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, दैट इज समेशन ऑफ MU। ठीक है ना? अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को सम कर दे तो क्या मिल जाएगा मेरे को? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा यहाँ पे रहता है कि जो यूटिलिटी होती है वो दूसरे टाइप की होती है। पहली कौन सी? पहली तो कौन सी थी? टोटल यूटिलिटी। और दूसरी कौन सी है? पहली तो कौन सी थी? टोटल यूटिलिटी। और दूसरी कौन सी है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। हालांकि मैंने अभी तो बताया आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। चलो अभी बताओ क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, एक एडिशनल यूनिट को, शब्द ध्यान से सुनना, एक एडिशनल यूनिट को, केवल एडिशनल यूनिट को, ठीक है ना, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना? और ये हम बता चुके आपको कि TU इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा MU होता है। MU को हम क्या भी बोलते हैं? यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट, कि एक एडिशनल यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है ना? या इसे मार्जिनल सेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल सेटी। ठीक है ना? नॉर्मली अगर हमारी जो यूनिट्स है वो क्या रहे? कॉन्टिन्यूस रहे, कॉन्जिक्यूटिव रहे, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है MU का, तो वो क्या होता है? MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 6 यूनिट के कंजप्शन से मेरे को 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, और 5 यूनिट के कंजप्शन से मेरे को कितने का मिला? 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया? n यूनिट तो कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गए, मतलब 6 यूनिट हो गई बेसिकली। कितनी यूनिट हो गई? 6। तो 6 से कितना मिल रहा है? 18। कितना मिल रहा है? 18। और n-1 माने कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना? 5 यूनिट हो जाएगी। तो 5 यूनिट से कितना मिल रहा है? 15। तो एडिशनली कितना मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। ठीक है ना? लेकिन ये फॉर्मूला तो तभी यूज होगा जब क्या रहेगा? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। लेकिन अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव ना हो तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए ना, मतलब बेसिकली फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। अभी तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। वो तो बाकी हमने मेन क्लास में पूरा देखा था कि वो कैसे, मतलब उस केस में वो कैसे लगेगा फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1, वो काम क्यों नहीं करेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हर एक उसमें काम करेगा। ठीक है ना? और वो फॉर्मूला क्या है? MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। ठीक है ना? डेल्टा किसको शो करता है? चेंज को। किसको शो करता है? कि चेंज कितना हुआ है टोटल यूटिलिटी में। जैसे उसी वाले एग्जांपल में TU में कितना चेंज हुआ था? 3 का चेंज हुआ था। कितने का चेंज हुआ था? 3 का। और यूनिट्स में कितने का चेंज हुआ था? 1 का चेंज हुआ था। कितने का चेंज हुआ था? तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना ही आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? अच्छा, तो अब आप ये बोलोगे कि हम ये डेल्टा TU निकालेंगे कैसे? न्यू यूटिलिटी माइनस ओल्ड यूटिलिटी। और डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? न्यू क्वांटिटी कंज्यूम्ड माइनस ओल्ड क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ऐसे करके हम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? किसकी वैल्यू आ जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? चलो, ये हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लिए थे। चलो एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है? देखो, इफ 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 60 यूटिल, अगर हम 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं, कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं? 20। तो सेटिस्फेक्शन कितने का मिलता है हमें? 60 यूटिल्स का। और अगर 21 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता है? 62 यूटिल्स का। तो हमें MU फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट बाय सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। तो हम यहाँ पे आएगा, मतलब ये हमारा कितना आएगा? 62 में से 60 क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो ये 2 यूटिल्स क्या आ गया? चेंज हुआ सेटिस्फेक्शन। और यूनिट कितनी चेंज हुई? 1। 21 में से 20 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बात समझ में आ रही है? और फिर यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला में पुट किया, MU इज इक्वल टू 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? इसी प्रकार हमने और भी क्या करे थे, यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, टेबल वाले क्वेश्चन किए थे, आप देख लेना। रिवीजन में मैंने कवर नहीं करूँगा। बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अब कितने टाइप की होती है। अभी देखो हमने क्या पढ़ा? यूटिलिटी के 2 बच्चे। पहला बच्चा कौन है? अरे यार, वो तो अप्रोच होता है। ठीक है ना? कार्डिनल तो अप्रोच होता है, मैं यूटिलिटी बोल रहा हूँ। यूटिलिटी के कितने बच्चे? 2 बच्चे। पहला टोटल यूटिलिटी, फिर दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी भी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब एक एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से या हर एक एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से TU मेरी बढ़ती जा रही हो। क्या होती जा रही हो? उस केस में क्या रहेगी? MU क्या रहेगी?
पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? अच्छा, नेगेटिव कब रहेगी? जब मैंने यूनिट भी कंज्यूम की अगले वाली और मेरी टीयू क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। उस केस में मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जीरो कब होगी? जब मैंने एडिशनल यूनिट का कंजप्शन भी किया लेकिन फिर भी मेरी क्या नहीं इंक्रीज हुई? टीयू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, या हम ऐसे बोल सकते कि वो इंक्रीज ही नहीं हुई। तो उस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तीनों के एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव कब रहेगी। लेट्स से आपने कोई भी एक गुड परचेज किया, ठीक है ना, और उसमें आपको कोई भी डिस्काउंट वाउचर मिला या कोई भी कूपन मिला। लेट्स से आप उसकी अगली यूनिट परचेज कर रहे हो, ठीक है। जैसे पहले वाली जो यूनिट परचेज की थी आपने, उसमें आपको कोई एक मूवी का टिकट मिल गया, लेकिन अगली बार जब आपने उसी की कोई यूनिट परचेज करी नेक्स्ट वाली, अगली बार इन द सेंस ऐसे नहीं कि अब टाइम गैप हो गया, जब भी आपने लेट्स से उसकी एक यूनिट और परचेज करी और आपको वाउचर के रूप में क्या मिला? एक जोमेटो का डिस्काउंट कूपन मिला। क्या मिला? आप मुझे बताओ, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मूवी के टिकट से जो आपको मूवी का टिकट मिला था उससे अलग सेटिस्फेक्शन मिला, इससे भी क्या मिलेगा? अलग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन आपका एड ऑन होगा। क्या होगा? तो इस केस में एमयू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपको नेगेटिव की, किसकी बात करूं? नेगेटिव की। लेट्स से डॉक्टर ने क्या बोला कि आपने उसने प्रेस्क्राइब किया डॉक्टर ने कि सुबह दोपहर शाम में ये क्या लेनी है आपको? मेडिसिन लेनी है, ठीक है ना। और किसी भी एक बंदे ने सोचा, जो पेशेंट है, पेशेंट ने सोचा एक काम करता हूँ मैं सारी मेडिसिन ना सुबह के टाइम ही खा लेता हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बेटा ओवरडोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरडोज। आप मुझे बताओ उससे सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? जो एमयू होगी वो पॉजिटिव होगी या किस में चली जाएगी? क्योंकि यार दवाइयाँ क्या कर जाएगी? रिएक्शन दे जाएगी। क्या दे जाएगी? रिएक्शन। चलो अब भैया एक बात बताओ कि जीरो का भी तो एग्जाम्पल दो। लेट्स से मैंने आपको कोई सवाल पूछा और आपने मेरे को उसका आंसर सही दिया और मैंने उसके बदले में आपको 2 सेम ही बुक क्या की? गिफ्ट की, ठीक है ना। एक ही जैसी, लेट्स से मैंने आपको बुक गिफ्ट की एटॉमिक हैबिट, ठीक है ना, और उसकी 2 कॉपी गिफ्ट की, ठीक है ना। आप मुझे बताओ क्या 2 जो कॉपी मैंने आपको गिफ्ट की, क्या उनसे आपको मतलब अगर आप एक बुक पढ़ लोगे और दूसरी बुक पढ़ोगे तो मतलब ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि एक बार इससे पढ़ोगे एक बार इससे पढ़ोगे तो दोनों से कुछ अलग अलग लिखा होगा दोनों के अंदर, दोनों के सेम ही रहने वाला है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो उस केस में क्या रहेगा? हमारी एमयू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती है? हाँ बोलो, आगे चले। चलो अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोलो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? 5 पॉइंट है इसमें। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। चलो पहले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे जैसे मैं क्या करता जाता हूँ? एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाता हूँ। बोलो क्या करता जाता हूँ? एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाता हूँ। तो क्या होगा? जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो तो डिक्लाइनिंग मैनर में होगी। किस में होगी? लेकिन टोटल यूटिलिटी किस मैनर में होगी? बढ़ते हुए मैनर में होगी। किस मैनर में होगी? फिर जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि TU इज द सम टोटल ऑफ सिग्मा MU। कि टोटल यूटिलिटी किसका सम टोटल होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का। किसका होता है? तो 2 पॉइंट हो गए कि जैसे जैसे मैं कंजप्शन ज्यादा करता जाऊंगा तो TU तो बढ़ेगी लेकिन MU क्या होगी? घटेगी। टोटल यूटिलिटी तो क्या होगी? बढ़ेगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि TU किसका सम टोटल होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या है? तीसरा पॉइंट, जब तक MU क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। देखो MU क्या होगी? घटेगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी? घटेगी। लेकिन जब तक पॉजिटिव रहेगी तो TU क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी तो TU क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए। और चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे चौथे रिलेशनशिप में लिखा हुआ है क्या? बोलो कि अगर MU नेगेटिव में चली जाएगी, किस में चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी तो TU घटना चालू हो जाएगी। TU घटना चालू। और 5वां पॉइंट क्या है कि MU के घटने का मतलब है TU बढ़ तो रही है, घटते हुए रेट से बढ़ रही है, घटते हुए मैनर में बढ़ रही है। TU इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब MU TU की क्या बताती है? स्पीड बताती है। क्या बताती है? स्पीड। कि वो किस स्पीड से बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई? चलो ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में आप देख लो MU क्या हो रही है? डाउनफॉल में जा रही है। जब तक MU घट रही है और लेकिन पॉजिटिव है तो TU बढ़ रही है। जैसे ही क्या हो गई? जीरो हो गई, MU जीरो हो गई तो वो मैक्सिमम हो गई। और जैसे ही MU क्या हो गई? नेगेटिव में आ गई तो TU क्या हो गई? घटना चालू हो गई। बात समझ में आ रही है? और MU के घटने का मतलब है कि TU बढ़ तो रही है लेकिन डिक्लाइनिंग मैनर में बढ़ रही है, ठीक है ना।
बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ DMU। नाम तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ DMU, ठीक है ना। ये लॉ क्या बोलता है, कौन बताएगा, बोलो। हाँ जी, एक यूनिट को कंज्यूम करने से हाँ उसका यदि एक यूनिट से सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा था तो दूसरी यूनिट कंज्यूम करने से उसका सैटिस्फैक्शन कम मिलेगा। यानी कि ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ DMU, ये किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन की एक बेसिक टेंडेंसी बताता है कि अगर हम किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते जाए तो उससे जो एडिशनल मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ना, वो घटते हुए मैनर में आएगा। किस मैनर में आएगा, घटते हुए मैनर में आएगा। मान लिया मैंने पहले एक गिलास पानी पिया, मेरे को बहुत प्यास लग रही थी, बात समझ में आई आपको, तो क्या मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल्कुल। फिर मैंने कॉन्टिन्यूसली, है ना, उसके बाद ही मैंने क्या किया, दूसरा गिलास पानी पिया, तो इस बारी सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। फिर तीसरा, फिर चौथा, बस। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, यानी कि MU क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या MU क्या भी हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब तुम पानी पीते जाओगे तो क्या होगा, हालत भी तो खराब हो जाएगी भाई। ऐसे कोई हम बार बार पानी कोई ना पी सकते हैं, मतलब बार बार इन द सेंस कॉन्टिन्यूसली तो नहीं पी सकते ना, समझ आ रही है ना बात, एक कैपेसिटी होती है। चलो, ये लॉ वही बोलता है, ठीक है। और ये लॉ ना ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पे लगता है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस है इसके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हॉबीज़ पे नहीं लगता। किस पे नहीं लगता, हॉबीज़ पे नहीं लगता भाई। हॉबीज़ जो हमें जो काम अच्छा लगता है हम वो करते जाएंगे तो हम उससे बोर ही नहीं होंगे। और दूसरा किस पे नहीं लगता है, मनी पे नहीं लगता। किस पे नहीं लगता, पैसा तो कितना भी आ जाए ना, हाँ बोलो, पेट नहीं भरेगा ना। जैसे लाला जी होते हैं तो ले आ सारा माल जितना भी है, ठीक है ना। तो इसको क्या, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। अच्छा, ये बोल रहे हैं अंडर द लॉ ऑफ DMU, MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। DMU के अंदर MU का कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ हो, लेफ्ट से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अच्छा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने ऊपर भी देखा ना। अरे देखो, ये जो MU का कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है ना, ये डाउनवर्ड ही तो है। कैसे है, डाउनवर्ड ही तो है, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट, अब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है देखो आप, व्हाट डज द MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड इंडिकेट। उसके डाउनवर्ड, वो जो डाउनवर्ड होता है MU का कर्व, वो क्या इंडिकेट करता है, बोलो क्या इंडिकेट करता है। वो सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज हो रहा है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे मैं ज़्यादा यूनिट क्या करते जा रहा हूँ, कंज्यूम करते जा रहा हूँ, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। और ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, कौन, H.H. गॉसेन। कब में, 1854 में। इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं, गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। बोलो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लॉ ऑफ DMU किस पे नहीं लगता, मनी पे नहीं लगता, हॉबीज पे नहीं लगता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इस थियरी की अब कुछ अजम्पशंस होती है। अजम्पशन क्या होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली अजम्पशन ये है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए। जैसे चाय की एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, अ कप ऑफ टी, ठीक है ना, नॉट अ स्पून ऑफ टी, ठीक है ना। चम्मच में किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को क्या करोगे आप, पानी पिलाओगे या चाय पिलाओगे, तो तुम उसे क्या कर रहे हो, पानी या चाय कम पिला रहे हो, तरसा ज़्यादा रहे हो, ठीक है ना। उस केस में उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा ही मिलेगा भाई, अरे ज़्यादा ही मिलेगा भाई सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं, लॉ बता रहा है कि जैसे हम अगली यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन अगर हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं देंगे, स्पून में देंगे वाटर, तो उसे तो अगली वाली स्पून से ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। उस केस में तो ये लॉ क्या ही नहीं होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये लॉ की अजम्पशन ये है कि हमें जो यूनिट कंज्यूम करनी है वो स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है। कैसी यूनिट कंज्यूम करनी है, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है जो कंजप्शन है ना, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्योंकि यार अगर तुम अभी क्या करोगे, अभी पानी पियोगे और फिर दोपहर में पानी पियोगे, फिर शाम में पानी पियोगे, तो उस केस में तो जो अगले वाला जो ग्लास ऑफ वाटर है वो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है ना। हाँ बोलो, वो कम देगा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा देगा, ज़्यादा देगा। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा बोल रहा है जो भी हम गुड्स की जो भी क्वालिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए।
अभी मैंने लेट्स से कोई ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाई और फिर मैं फ्रॉस्टिक खाने लगूं, तो भाई उससे तो फ्रॉस्टिक से तो क्या ही मिलेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो क्वालिटी क्या रखनी है, हमें सेम रखनी है। 3 अजम्पशन है दोस्त। पहली तो स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है, दूसरी कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन करना है, और तीसरी अजम्पशन क्या है, क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, गुड्स की सेम रहनी चाहिए। अब फाइनल इसमें टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जल्दी बोलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज चाहता नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? अच्छा, यानी कि एक कंज्यूमर कब तक बाय करता रहेगा? जब तक उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, यानी कि वो किस में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू होता है वो हम 2 केस में पढ़ सकते हैं, इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटीज। क्योंकि आम जिंदगी में हम एक गुड भी परचेज करते हैं और एक से ज्यादा भी करते हैं, कि दोनों ही केस में देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। पहले बात करते हैं 1 कमोडिटी की। तो 1 कमोडिटी केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता है उसमें 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या होती है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब सवाल ये आया कि MUM होता क्या है? MUM होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये तो हमें भी पता है, तो तुमने लॉन्ग फॉर्म बताई। ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक इंसान 1 रुपए को खर्च करके कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता है। ठीक है ना? इट इज अ वर्थ ऑफ अ रूपी। ये क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। 1 रुपए की कीमत किसकी टर्म्स में? यूटिलिटी की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? यूटिलिटी की टर्म्स में 1 रुपए की कितनी कीमत होती है, माने एक इंसान 1 रुपया खर्च करके कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता है। ठीक है ना? ये एक्चुअल है कि प्लान्ड है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? प्लान्ड। ठीक है? अच्छा, और MUX क्या होता है कि उस गुड को कंज्यूम करके कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली मेरे को, यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना? और प्राइस PX क्या होता है? इसका प्राइस होता है। ठीक है ना? मान लिया मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी और उस 1 यूनिट से मेरे को मतलब जो एडिशनली सेटिस्फेक्शन मिला, अगर मैं 0 यूनिट कंज्यूम करता तो कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी, मेरे को 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। कितने का मिला? 100 यूटिल्स का मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है ना? लेकिन मैं ना वो जो यूनिट लेके आया हूँ ना, 1 यूनिट, वो 20 रुपए की लेके आया हूँ। कितने की लेके आया हूँ? 20 रुपए की लेके आया हूँ। तो 20 रुपए खर्च करके मेरे को 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। यानी कि ये जो 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला है, कितने रुपए खर्च करके मिला है? 20 रुपए खर्च करके। तो अगर मैं 1 रुपया खर्च करूं तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ऑन एन एवरेज? 5। कितने का? 5 यूटिल्स का। कितने का? 5 का। यानी कि ये एक्चुअल हुआ। ये क्या हुआ? एक्चुअल हुआ। यानी कि एक्चुअल का मतलब हुआ कि 1 रुपए को खर्च करके कितने का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है? मान लिया मैं 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता था 1 रुपया खर्च करके। देखो मिला तो कितने का? 5 का। लेकिन मैं चाहता कितने का था? 6 का। मुझे बताओ मैं अभी इक्विलिब्रियम में हूं या नहीं हूं? नहीं हूं, क्योंकि अभी मेरी चाहत क्या है? ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे को कम मिल रहा है। जब ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब मान लिया हुआ क्या कि बेसिकली इस केस में तो मैं किस में चला गया? डेफिसिट में चला गया। किस में चला गया? अगर लेट्स से एक बारी के लिए अज्यूम कर लो कि ये 5 ना मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 नहीं मिल रहा है। ये कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? लेट्स से 7 के केस में बताता हूँ आपको, यानी कि 140 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उसका प्राइस कितना है? 20 है। कितना है? तो 1 रुपए को खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 7 यूटिल्स का। कितने का मिल रहा है? मैं अभी और यूनिट परचेज करूंगा। लेट्स से मैंने अगली यूनिट परचेज करी। कितनी यूनिट परचेज करी? अगली से मेरे को 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। कितने का मिला? 100 यूटिल। यानी कि एडिशनली 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। MU की बात कर रहा हूँ मैं, TU की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? MU की। तो मेरे को एडिशनली 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। प्राइस तो उसका सेम ही रहने वाला है, 20 रुपए की आएगी मार्केट में वो। ठीक है ना? 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला और 20 रुपए इसका प्राइस है, तो 1 रुपए को खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को? 5 का मिला। इस बार ये 7 से मेरे को कितना मिला? 5 मिला। और देखो यहाँ पे लॉ ऑफ DMU भी एप्लीकेबल हो जा रहा है। लॉ ऑफ DMU बोलता है कि जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, कंजप्शन ज्यादा करता हूँ, तो जो MU है वो डिक्लाइनिंग मैनर में आएगी, तो वो कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। और मैंने कितना माना था? प्लान सेटिस्फेक्शन कितना माना था? 6 माना था। तो फिर तो गलत हो जाएंगे। रुको अभी। हाँ, वापस से किस में चले गए हम? डेफिसिट में चले गए। मेरे को 5 ध्यान रहा कि मैंने 5 माना था। कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार क्या कर देता हूँ,
वापस से बताता हूँ आपको कि लेट्स से 120 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अगली यूनिट को कंज्यूम करके, और प्राइस कितना था 20 था, कितना था 20 था। तो उस केस में क्या रहेगा, ये कितना आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। वेरी गुड। और मैंने प्लान भी कितना ही माना था 6 माना था। तो अब मैं किस में आ जाएगा, हाँ कंज्यूमर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि जो उसकी चाहत थी वो उसे मिल गई। ठीक है ना, तो बस अब वो रुक जाएगा। ठीक है ना, अपनी लिमिटेड इनकम में जितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सकता था वो उसे मिल गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, कम वो लेना चाहेगा नहीं। तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। से यस और नो, चलो ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ये 1 रुपये की कीमत होती है, इट इज़ अ वर्थ ऑफ अ रुपी। ठीक है, ये देख लेना आप, नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, देख लेना। चलो ये टेबल आपको समझ में आई। यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम निकलवाया था, 1 2 3 4 और आगे कितनी यूनिट है, 5 और 6 यूनिट है। हमने क्या किया, कंज्यूम किए। MU लिखा हुआ है, उसका प्राइस लिखा हुआ है, मैंने कैलकुलेट कर लिया MUX अपॉन और MUM यहाँ पे गिवन है 1 यूटिल, कितने का है, यानी कि 1 रुपये को खर्च करके मैं 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आ जाएगा, व्हेनेवर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM हो जाए। ठीक है ना, तो इस केस में देखोगे तो वहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है ना, ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर से, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारा, इसके ऊपर में क्या रहेगा, सरप्लस रहने वाला है, और इसके नीचे में क्या रहने वाला है, डेफिसिट रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन मैंने अभी स्किप कर दी, मतलब रह गई वो गलती से, एक बार वो भी देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो क्या थी, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM, एंड द सेकंड कंडीशन शुड बी एज कंजप्शन इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। ये इसका डायग्राम है, एक बार दोबारा बताऊं क्या रब करके सारा, चलो इस केस में क्या रहने वाला है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये ऊपर में रहेगा वाई एक्सिस। ठीक है, और नीचे में क्या है, ये वाई डैश है, यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, किस में जाएगा, सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, और ये जो लाइन है ये मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, किसकी लाइन है, मार्जिनल यूटिलिटी की। वैसे तो मैं ये क्या ड्रॉ करता, MUX अपॉन PX ड्रॉ करता, क्योंकि इस केस में क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है, 1 है, क्या है 1 है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, क्या रहती है, PX इज इक्वल टू MUM। लेकिन अभी देखो अगर MUM क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो मैं इस प्राइस को अगर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, MUX इज इक्वल टू PX। वैसे तो मैं ये लाइन क्या बनाता, MUX अपॉन PX की लाइन बनाता, क्योंकि यहाँ पे MUM कितना है, 1 है। तो इस केस में ये केवल लाइन जो बनेगी ना वो किसकी बनेगी, MUX की बनेगी, किसकी बनेगी, और जो प्राइस लाइन है वो तो कांस्टेंट रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये रेड कलर वाली क्या है, हमारी प्राइस लाइन है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो जहाँ पे भी ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, व्हाट हैपन इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, MUM रहेगा, यानी कि मेरे को एक्चुअल में जो सेटिस्फेक्शन है वो तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जो मेरी चाहत है वो क्या है, कम है। फिर तो फायदा हो रहा है ना, सरप्लस हो रहा है, कंज्यूमर किस में जा रहा है, और देखो सरप्लस वाली सिचुएशन ये रहती है, एक ग्रीन कलर वाली। ठीक है ना, अच्छा व्हाट हैपन इफ MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM, तो उस केस में कंज्यूमर किस में चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, कंज्यूमर क्या नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है लेकिन उसकी चाहत क्या है, ज्यादा है। वो सिचुएशन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ऑरेंज वाली, ये सारा क्या है, कंज्यूमर डेफिसिट है। ठीक है, सरप्लस में कंज्यूमर परचेज करता रहेगा या नहीं करता रहेगा, कब तक करेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता। अच्छा डेफिसिट में वो परचेज करेगा क्या, नहीं करेगा, डेफिसिट में वो परचेज नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई क्या, चलो आगे देखते हैं। ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको कि व्हाट हैपन व्हेनेवर MUX अपॉन PX डजंट इक्वल टू MUM। उस केस में दो सिचुएशन अराइज होगी, फर्स्ट वन इज MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM एंड द सेकंड वन इज MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM। ठीक है ना, चलो ये सारा कुछ हो गया। ये इसके क्वेश्चंस आप देख लेना, क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको मेन बैच में। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी या मोर देन 2 कमोडिटी।
बेसिकली मैं आपको 2 में बताऊंगा, सेम एज 3 में निकलेगा, 4 में, 5 में एंड सो ऑन, कितने भी कमोडिटीज आप ले सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं गुड एक्स कंज्यूम करूँ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? व्हेनेवर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MU। और अगर मैं गुड वाई परचेज करूँ तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो देखो वो भी MUM के इक्वल है और ये भी MUM के इक्वल है। तो इस इक्वेशन, इन दोनों ही इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब आएगा व्हेनेवर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। देखो MUX अपॉन PX है, PX को तो ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, और MUY अपॉन PY है, MUY को इधर ले आओ। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। So we can say that in case of two commodity, consumer find its equilibrium whenever the ratio of marginal utility of two goods is equal to the ratio of their prices, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, जब उनके PX अपॉन PY आएगा, ठीक है ना, जो रेशियो प्राइस का होता है, ये हम पढ़ के आए, आगे हमने ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ा था, इट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। किसका स्लोप होता है? प्राइस लाइन का स्लोप होता है PX अपॉन PY। यानी कि कंज्यूमर जो चाहता है, ठीक है ना, जितना सेटिस्फेक्शन चाहता है वो किसके इक्वल हो जाए? मतलब प्राइस लाइन के इक्वल हो जाए, प्राइस लाइन के जो स्लोप है उसके इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? हाँ बोलो। और दूसरी कंडीशन तो सेम ही रहने वाली है कि MU फॉल एज कंजप्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना। ये सारा कुछ जितना भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे क्या भी बोलते हैं? इस वाले लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। ये लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बोलो। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक नाम और है इसका, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली बिटवीन प्राइसेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। एक नाम और है गॉसेंस सेकंड। फर्स्ट लॉ कौन था? लॉ ऑफ DMU का। जो लॉ ऑफ DMU का दूसरा नाम था वो क्या था? गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। और सेकंड लॉ कौन सा है इसका? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, माने इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। से यस और नो? चलो, ये डायग्राम है इसका, देख लेना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जब आप दोनों कंडीशन चेक करोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, तो मेक श्योर कि आपकी इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम रहेगी ना, वो पूरी क्या हो जाए? खर्च हो जाए, ठीक है ना। तभी क्या आएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है एक ही टेबल में 2-3 क्या आए? इक्विलिब्रियम के पॉइंट आए, लेकिन उन पे क्या नहीं हो रहा होगा ना, पूरी इनकम जो है ना कंज्यूमर की वो खर्च नहीं हो रही। तो अपनी इनकम के अंदर ही पड़ना चाहिए, ठीक है ना। मतलब लिमिटेड इनकम में ही हमने क्या लेके आना है? इक्विलिब्रियम लेके आना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसका डायग्राम ऐसे रहता है। दो कमोडिटी के केस में हम डायग्राम भी बना सकते हैं। ये गुड एक्स का है और ये किसका है? गुड वाई का है। और जहाँ पे भी ये आपस में क्या हो जाएंगे? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाएगा। तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस केस में हम 3 कमोडिटीज किसकी परचेज करेंगे? गुड एक्स की। और 2 कमोडिटी किसकी परचेज करेंगे? गुड वाई की। इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या किए थे? इसके न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स आप देख लेना, ये मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि व्हाट हैपन्स, क्या होगा अगर MUX अपॉन PX डजंट इक्वल टू MUY अपॉन PY? तो सिंपली 2 ही केस बनेंगे। पहला क्या? MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनेगा? MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। फर्स्ट केस में क्या करने वाले हैं हम? एक्स की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। कब तक ज्यादा परचेज करेंगे? जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, यानी कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ना हो जाए। अच्छा, दूसरे केस में क्या करने वाले हैं? Y की ज्यादा परचेज करेंगे। मतलब किस केस में? व्हेनेवर MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। तो इस केस में Y को ज्यादा परचेज करेंगे, X को कम परचेज करेंगे। और ऐसा जब तक करेंगे जब तक ये आपस में इक्वल ना हो जाए। बोले बात समझ में आती क्या? ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये है कि इसको, हाँ, किसको मेजर नहीं कर सकते हम? सेटिस्फेक्शन को। किसको मेजर नहीं कर सकते? सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर ही नहीं सकते। आज तक दुनिया में ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं है कि जहाँ पे हम किसी इंसान की बॉडी में कोई डिवाइस घुसेड़े और ये पता लगाए कि इसको सेटिस्फेक्शन कितना मिला है। तो नो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो ये जितनी भी मार्शल ने अपनी इमेजिनेशन लगा दी ना, जितनी भी अपनी एनर्जी लगाई इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, ये पूरा मतलब क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ये वेस्ट हो गया, सत्यानाश हो गया सारा का सारा। मतलब इसने इमेजिनेशन के ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते गया, लेकिन सबसे जो फंडामेंटल है कि सेटिस्फेक्शन को हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो ये इसकी क्या रहने वाली है, लिमिटेशन रहने वाली है। दूसरा, इंडिविजिबल गुड्स के केस में ये लॉ अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है ना। मान लिया, क्योंकि देखो जैसे हम अभी बोल रहे थे कि अगर मेरे को x से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू y, तो मैं क्या करूंगा, x को ज्यादा परचेज करूंगा। क्या करूंगा, ज्यादा परचेज। अब मान लिया मेरी ऑलरेडी 95,000 की इनकम खर्च हो चुकी है और मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे पास तो कितने रुपए बचे हुए, ये लॉ बोल रहा है। और ये लॉ के अकॉर्डिंग एक ऐसी कंडीशन बन रही है कि जहां पे मेरे को x को क्या करना है, ज्यादा परचेज करना है। यानी कि कंडीशन ये बन रही है MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन हो रहा है MUY अपॉन PY। तो इस केस में क्या होना चाहिए, थियरी ये बोलती है कि मेरे को x को ज्यादा परचेज करना चाहिए, लेकिन जो x गुड आता है ना वो 30,000 का आता है। कितने का आता है, मेरी 95,000 की इनकम क्या हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, 5,000 रुपए मेरे पास बचे हुए हैं। और क्योंकि 5,000 रुपए मेरे पास बचे हुए हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, ये गुड जो आता है ना वो 30,000 का आता है। और मजे की बात है, ये गुड है लेट्स से रेफ्रिजरेटर। क्या है, रेफ्रिजरेटर। मैं ऐसे कोई ना बोलूंगा अंकल मेरे को 5,000 का फ्रिज दे दो। हाँ बोलो भाई, फ्रिज तो पूरा ही आएगा ना, 30,000 का आएगा ना। हाँ बोलो। तो ये फ्रिज को लेने के लिए मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,25,000। एक्चुअल में मेरी इनकम तो 1,25,000 है नहीं है, वो तो कितनी है, 1 लाख। तो इस केस में मैं इंडिविजुअल गुड्स को ले ही नहीं सकता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये थ्योरी आकर के फंस जाती है। वैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे आके मार्शल फंस गया, ये फंस गया मार्शल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला क्या है कि जब भी मार्केट में कोई भी कंज्यूमर क्या करने जाता है ना, परचेजिंग करने के लिए जाता है, खरीदी करने के लिए जाता है, एक्चुअल में इस थ्योरी को कंसिडर करता ही नहीं है वो। आप मुझे बताओ, आप मतलब जब भी मार्केट में परचेज करने के लिए गए, क्या आपको सपना आया था कि मेरे को मार्शल की थ्योरी कंसीडर करके क्या करना है, मार्केट में परचेजिंग करनी है, ठीक है ना। कोई प्रैक्टिकली करता ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है ना, इंसान अपने हैबिट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, मार्केट में जाके परचेजिंग करता है ना। और इसलिए परचेज नहीं करता, वो थ्योरी बोल रही है कि एक्स को ज़्यादा परचेज करो तो हम एक्स को ज़्यादा परचेज कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। बात समझ में आई ना। तो ये 3 इसकी क्या है, लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें कुछ क्या है, तो उसकी वजह से अब अगला अप्रोच आया। यहाँ पे हमारा कौन सा अप्रोच खत्म हो जाता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच खत्म हो जाता है, और कौन शुरू होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कुछ क्या रहती है, लिमिटेशन रहते हैं। क्या रहती है, लिमिटेशन। तो फिर आया कौन, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और ये अप्रोच किसने दिया था, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने। किसने दिया था, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने। और प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने बोला, ए मार्शल, जो भी तूने ये जो तूने बोला वो सब झूठ है ना। ये तूने मतलब तू फरेबी एक, तू एक टाइप से कौन है, फरेबी है। कौन है, फरेबी समझते हो आप कौन होता है ना, जो झूठ बोलता है, जो झूठा होता है ना। तू बोलता है कि तू झूठा है, तू फरेबी है, ठीक है ना। तूने जो सारी बिल्डिंग बनाई है ना, ये अपनी कल्पनाओं के ऊपर बनाई है। किसके ऊपर बनाई है, कल्पनाओं के ऊपर। इनका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये जो तूने धारावाहिक अब तक चलाया था ना, ये कल्पनाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है, कल्पनाओं पर। तो वो बोला भाई तू बता क्या है, ठीक है ना। वो बोल रहा है हम बता रहे अब क्या होता है। इसने बोला, इसने क्रिटिसाइज तो जरूर किया, किसने, इन दोनों ने मिलकर के, प्रोफेसर हिक्स ने और एलन ने, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को मेजर किया नहीं जा सकता। किसको नहीं मेजर किया जा सकता, वो हमें पता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को केवल हम रैंक दे सकते। क्या दे सकते हैं, कि हमें पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या कम सेटिस्फेक्शन मिला। बोलो पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या हमें कम सेटिस्फेक्शन मिला, केवल ये रैंक दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये थियरी को हम क्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस थियरी को क्या बोलते हैं हम, IC एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है, या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उन सारे कॉम्बिनेशंस की, उन सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन की जो कितने गुड से मिलकर के बने हैं, 2 गुड से। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है 2 गुड्स के उन अलग अलग कॉम्बिनेशन की जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को सेम लेवल
लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। चाहे आप कोई सा भी क्या करो, इसमें कॉम्बिनेशन चूज करो, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, सेम। और ये जो कॉम्बिनेशन जो डेवलप करेगा कंज्यूमर, ये कैसे करेगा, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है ना। वो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर ले, वो इंडिफरेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इंडिफरेंट रहने वाला है। दैट्स व्हाई इस कर्व का नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व। बोलो क्या है, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। और इसे आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम यूटिलिटी कर्व की पूरे के पूरे कर्व के ऊपर क्या मिलेगी, सेम यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लो टेबल में, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है, और बस ये है, 4 कॉम्बिनेशन है। और इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, आपको याद है क्या, रिकॉल हो रही है। वो एक चिंटी की शादी होने वाली थी, कहाँ पे, कनाडा के अंदर, है ना। तो वो अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी, क्योंकि मेरी शादी कहाँ पे हो रही है, कनाडा में हो रही है ना। तो आप मेरे को सारी की सारी क्या ना दिलाओ, साड़ी ना दिलाओ, मेरे को जीन्स भी दिलाओ। क्या भी दिलाओ, ठीक है ना। और जैसे ही वो बोल रही है कि चलो मेरे को एक जीन्स दिला दो और 12 साड़ी दिला दो, फिर उसके मन में आया, बे यार एक जीन्स में तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। मेरे पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 जीन्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें अगर एक का कंजप्शन बढ़ाना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड इनकम है हमारे पास, इनकम तो क्या ही है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो जैसे ही उसने क्या बोला कि मेरे को 2 जीन्स दिला दो, तो उसने क्या बोला कि ठीक है मम्मी, मेरे को 6 साड़ी दिला देना। कितने दिला देना, 6 चिंटी बी कॉम्बिनेशन में भी उतनी ही खुश है जितनी किस में खुश थी, ए में। यानी कि उसको दोनों ही कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे फिर मतलब उसके मन में चीजें आती जा रही है, नहीं वहां पे तो पार्टी करने के लिए जाना होगा, वीकेंड पे जाना होगा, मैं कैसी लगूंगी, मेरे को तो क्या पहननी है, जीन्स पहननी है। क्या पहननी है, जीन्स। तो वो अभी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है कि नहीं मेरे को तो ना 3 क्या चाहिए, जीन्स चाहिए, और 4 मेरे को क्या चाहिए, साड़ी चाहिए। सिमिलरली फिर वो बोल रही है मेरे को कितनी चाहिए, 4 क्या चाहिए, जीन्स चाहिए, और 3 मेरे को साड़ी चाहिए, ठीक है ना। ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए, ए बी सी डी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि चिंटी क्या करने चाह रही है कि 1 यूनिट किसकी लेने के लिए, जीन्स की लेने के लिए साड़ी को वो कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहती है। पहले 6 यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहिए उसने, और फिर 2, और फिर 1। आप देख लो कि पहले वो जब एक जीन्स से दूसरी जीन्स पे आ रही थी तो क्या हो रहा था, बोलो। पहले वो साड़ी कितनी लेना चाहती थी, 12, अभी कितनी लेना चाहती है, 6। तो सेक्रीफाइस कितना करना चाहती है, 6 का। फिर अगले में कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है, 2 का सेक्रीफाइस करना चाहती है। फिर कितने का सेक्रीफाइस करना चाहती है, 1 का सेक्रीफाइस करना चाहती है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या रहा कि वो जो चिंटी है ना, जो सेक्रीफाइस करना चाहती है वो कम से कम करना चाहती है। और ये केवल चिंटी की बात नहीं है, कोई भी अगर कोई भी रेशनल कंज्यूमर होगा वो ऐसे ही करेगा। वो किसी यूनिट को लेने के लिए, किसी भी एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए, वो दूसरा जो गुड जो उसके पास है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा, फिर वो पागल कस्टमर है। कौन है, पागल कस्टमर। मतलब वो किसी एक को पाने के लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लुटाना चाहता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। और ये क्या रहता है, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम रहता है ना। इंडिफरेंस कर्व को हम ऐसे बनाएंगे। ये कैसा रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। कैसा रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स बता सकते हो क्यों रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो MRS होता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होगा, डिक्रीजिंग मैनर में होगा। यानी कि वो 1 यूनिट को पाने के लिए कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी, ठीक है ना। कोई भी कंज्यूमर चाहेगा या चाहेगी, जो भी आप बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये रहती है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है हमेशा कैसा रहता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि MRS किस मैनर में होती है, डिक्लाइनिंग मैनर में। किस मैनर में होती है, और MRS की डिक्लाइनिंग मैनर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर किसी दूसरी यूनिट को पाने के लिए, किसी दूसरे गुड की 1 यूनिट को पाने के लिए पहले वाले का कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। तो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा।
कॉनकेव कभी भी नहीं होगा ये, ठीक है ना। कॉनकेव पागल लोगों का होता है कर्व, आईसी कर्व, ठीक है ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? अच्छा, कॉन्वेक्स तो इसलिए होता है कि एमआरएस घटते हुए मैनर में होती है, डिमिनिशिंग मैनर में होती है। लेकिन वो डाउनवर्ड क्यों होता है? डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि मेरे को एक यूनिट को पाने, एक गुड की एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है नॉर्मली, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड इनकम। हमारे पास क्या है? अच्छा, एक इंडिफरेंस मैप के ऊपर, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस मैप के अंदर जितना भी हायर क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व होगा, वो क्या शो करता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हो, IC2 IC1 की कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इन कंपैरिजन टू IC2 एंड IC3 will give more satisfaction, and similarly in comparison of IC3 and IC4 will give the more level of satisfaction in comparison to IC3. Say yes or no? Yes. अच्छा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हायर लेवल वाला जो कर्व होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, और जहाँ पे भी ये दोनों एक जगह क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वहाँ पे तो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? डायग्राम में जो लिखा हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ना तो ये किसको टच करेगा? ना ही वाई एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या हो जाएगा उस केस में? y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये y को टच करेगा तो? और हमने पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उन कॉम्बिनेशन के, मतलब किन कॉम्बिनेशन की? जहाँ पे दो गुड्स होते हैं। लेकिन अगर ये x को टच करेगा या y को टच करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक गुड 0 हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ना ये कभी भी दोनों को भी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? और लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा आपस में क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं किसी कंज्यूमर ने, वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं? अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाए। तो जरूरी नहीं कि उसमें जो स्लोप निकल के आएगा उसने अपने कॉम्बिनेशन इस तरीके से एडजस्ट किए हो कि दोनों लाइन आपस में क्या चले? पैरेलल चले। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कभी वो क्या हो भी गए ना, पैरेलल हो भी गए, तो ये इत्तेफाक होगा। क्या होगा? इत्तेफाक होगा। नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व क्या नहीं रहते हैं? दो इंडिफरेंस कर्व आपस में पैरेलल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी? एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। किसकी बात करते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में यहाँ पे क्या रहता है? एक्सेप्शन रहता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स होता है वो वैसा नहीं बनेगा, ठीक है। बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के बदले में यूज किए जा सकते हैं, जो एक के बदले में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेम वांट, ठीक है ना। एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए या तो मैं ये यूज कर सकता हूँ या तो मैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, टी एंड कॉफी, ठीक है ना। अगर मान लिया मेरे को टी नहीं मिल रही है तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? बिल्कुल। एक चीज बताओ, मान लिया अगर मैं टी की एक यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा या टी का एक कप क्या करूंगा? सेक्रीफाइस करूंगा, तो कॉफी का भी तो एक ही कप मैं लेना चाहूंगा ना। और ये हमेशा ऐसे रहेगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है। क्या है? सब्स्टिट्यूट है। इतनी बात समझ में आई? तो इस केस में मैं जितना एक यूनिट को पाने के लिए एक यूनिट क्या करना चाहूंगा? सेक्रीफाइस करना चाहूंगा। बात समझ में आई? तो इस केस में यहाँ पे क्या रह जाएगा? जो MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक यूनिट को पाने के लिए कि दूसरे का मैं कितना सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और जब भी MRS क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो जो लाइन बन के आएगी इंडिफरेंस कर की, वो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। कैसी आएगी? क्योंकि ये यू नो वेरी वेल कि ये मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो क्या रहता है, जो स्लोप रहता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट। कैसा रहता है? तो यहाँ पे देख लो, ये कांस्टेंट लाइन हो गई, ठीक है ना। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो साथ में चलते हैं, जैसे चॉक एंड डस्टर, ठीक है ना। और क्या रहेगा? ये टैबलेट और ये पेंसिल, ठीक है ना। और लेफ्ट शू और राइट शू। बात समझ में आ रही है? और बोलो। फोन और चार्जर, ठीक है ना। स्मार्टफोन हो सकता है और चार्जर, बल्ब और होल्डर। बात समझ में आई? अब मान लिया मेरे पास, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 4 तो होल्डर है, ठीक है ना, और बल्ब मेरे पास 2 ही है। तो 2 होल्डर किसी काम के नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा है ना। जितने होल्डर है उतने ही बल्ब होंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास, मैं एग्जांपल ये लेता हूँ, एक होल्डर एक बल्ब है,
दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 2 होल्डर 1 बल्ब है। तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 1 होल्डर और 2 बल्ब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीनों से बेटा सेम ही मिलेगा, तीनों से सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? मेरे पास एक बात बताओ ना, मेरे पास 1 होल्डर है 1 बल्ब है, तो एक ही सेट पूरा है। 2 होल्डर है 1 बल्ब है, तो एक ही तो पूरा सेट है। बल्ब तो जब ही जलेगा ना, उसमें होल्डर में लग करके 1 होल्डर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होल्डर 1 है नीचे वाले में, तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में, और बल्ब कितने हैं? 2। बल्ब 2 होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होल्डर तो मेरे पास एक ही है। एक्चुअल में पूरा जो कंप्लीट सेट बनेगा वो तो एक ही बनेगा ना। तो तीनों कॉम्बिनेशन में देखो क्वांटिटी अलग अलग आ रही है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा, भले ही क्योंकि एक की एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, चाहे बल्ब की चाहे होल्डर की, लेकिन फिर भी तीनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उस केस में जो हमारा क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व बनता है, वो एल शेप्ड बनता है। कैसा बनता है? ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मेन बैच में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये वैसे भी ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो नोट्स आपके पास है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, मैंने लेफ्ट शू का और राइट शू का लिया। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया किसका बताया बोलो? होल्डर का और बल्ब का, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे लेफ्ट शू और राइट शू का एग्जांपल लिया है, तो ये कॉम्बिनेशन देख करके आप प्लॉट कर सकते हो। तो उस केस में एल शेप्ड बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, किसमें? इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है ना। बात करते हैं इंडिफरेंस सेट की। इंडिफरेंस सेट उन सारे कॉम्बिनेशन का सेट होता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ बोलो। इट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया? एक सेट हो गया किसका? ABCD का। ABCD 4 कॉम्बिनेशन हो गए, उनके सेट को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये होता है कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा उस वाले सेट को या उस वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी। जिसमें क्या होगी? ज़्यादा क्वांटिटी होगी। लेट्स से एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 100 रुपये है, उसकी इनकम अभी 150 हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है, तो वो किसी को प्रेफर करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से ही कौन बन रहा है? इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, क्योंकि हमारे पास इनकम तो क्या है? सेम है। इनकम सेम है हमारे पास, तो उसमें हम क्या नहीं कर सकते? एक को बढ़ाने के लिए दूसरे की भी क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते हम। वो तो जब ही कर सकते हैं जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, बजट लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा? एक को बढ़ाने के लिए, एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट्स वाई कौन पिक्चर में आता है? इंडिफरेंस कर्व। बाकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता ही है कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें ज़्यादा क्या रहेगी? क्वांटिटी रहने वाली है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? इंडिफरेंस मैप। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इट इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये किसकी फैमिली होती है? बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। अभी पढ़ाते पढ़ाते मैंने, जब से मैं आपको IC पढ़ा रहा हूँ उस दौरान भी मैंने कई बार बोला MRS। अब एक बार सुन लो MRS होता क्या है। MRS क्या होता है बोलो? चलो अभी बताओ पहले क्या होता है। MRS एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे हम मतलब एक गुड की एक यूनिट को पाने के लिए दूसरी का कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इस रेट को क्या बोलते हैं हम? MRS बोलते हैं। इट इज द रेट which shows how many units of one good consumer is ready to sacrifice to obtain the one additional unit of another। दूसरे की एक यूनिट को पाने के लिए वो एक का कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये किसका स्लोप होता है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है? और ये हम कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइस अपॉन गेन करके। कैसे करके? कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया और कितना हमने गेन किया। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, चिंटी किसको लेना चाहती है? एक साड़ी से 2 साड़ी लेना चाहती है, सॉरी एक जीन्स से 2 जीन्स लेना चाहती है, तो यहाँ पे तो गेन कर रही है, जीन्स का तो क्या कर रही है वो? लेकिन सेक्रीफाइस किसका कर रही है? पहले वो 15 साड़ी लेना चाहती थी, अभी कितना लेना चाहती है? 10। तो कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 5 का। और गेन कितने का किया? 1 का। तो 5/1। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस अपॉन गेन करके MRS आप निकाल सकते हो। ये पूरा देख लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? अभी ये देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि MRS क्या होती है? डिक्लाइनिंग। अच्छा, MRS के घटने का मतलब क्या है? कि कंज्यूमर
एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे गुड की कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, ठीक है ना। और एमआरएस कम क्यों होता है? एमआरएस कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे मैं एक का कंजप्शन ज़्यादा करते जाऊंगा उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होते जाएगा। अब मान लिया जो मैं ऑब्टेन कर रहा हूं उससे तो सेटिस्फेक्शन मेरे को क्या मिलने वाला है? कम मिलने वाला है। और उसके लिए मैं ज़्यादा ही सेक्रीफाइस अगर कर दूं, मान लिया अगर मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दूं तो इससे भी कम मिल रहा है और इससे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं सेक्रीफाइस कर दे रहा हूं, तो मैं तो ओवरऑल किस में आ जाऊंगा? नुकसान में आ जाऊंगा। किस में आ जाऊंगा? तो कंज्यूमर चाहता है कि कम से कम अगर मैं ये पा रहा हूं तो इसको पाने के लिए, मतलब क्योंकि इससे तो मेरे को क्या मिल रहा है? कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन कम से कम इसको तो मेरे को क्या ना करना पड़े? ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े, तो इससे तो सेटिस्फेक्शन मिलता रहे मेरे को। दैट्स वाई कंज्यूमर क्या करना चाहता है कि वो कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, ठीक है ना। तो एमआरएस के घटने, मतलब एमआरएस घटता क्यों है? वो इसलिए घटता है ताकि क्या ना हो सके, ताकि उसे कंज्यूमर को क्या ना हो सके? लॉस ना हो सके। क्या ना हो सके? और इसके पीछे रीजन वही है, लॉ ऑफ डीएमयू। बाकी डिटेल में मैंने आपको मेन बैच में बताया था, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी? बजट लाइन की। किसकी बात करते हैं? बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which the consumer can purchase by spending his entire income। अपनी इनकम को खर्च करके, पूरी की पूरी इनकम को खर्च करके, वो जो दो गुड्स के जो भी दो कॉम्बिनेशन बना, मतलब जो भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बना सकता है, उन कॉम्बिनेशन को अगर हम क्या कर दे? ग्राफिकली क्या कर दे? रिप्रेजेंट कर दे, तो हमारी क्या बन जाएगी? बजट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ठीक है ना। और बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर लाई करेंगे? बजट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। किसके ऊपर लाई करेंगे? बजट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ये हमारी क्या है? बजट लाइन है। और इसको ड्रॉ करने का मैंने आपको एक मतलब काफ़ी इफेक्टिव तरीका भी बताया था। एक बार x को 0 मान लो, y को 0 मान लो। x को 0 मानोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y को 0 मानोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। और इनकम के अंदर क्योंकि पूरी खर्च होनी चाहिए तो उसकी क्या बन जाएगी? वो लाइन बन जाएगी, बजट लाइन बन जाएगी। ये हमारी औकात होती है। क्या होती है? औकात होती है, ठीक है ना। अच्छा, कोई अगर कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो हमारी इनकम पूरी खर्च हो जा रही है, कम खर्च हो जा रही है, क्या? पूरी खर्च हो जा रही है। उसके अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो कम खर्च हो जा रही है, यानी कि पूरी की पूरी इनकम खर्च नहीं हो रही है। और अगर कोई बाहर पॉइंट है वो क्या शो करता है? अनअचीवेबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? इसे अचीव नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है, ये हमारी औकात से बाहर है। बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट लाइन की इक्वेशन। m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू। ये है x के ऊपर कितना खर्चा है, ये है y के ऊपर कितना खर्चा है, और m क्या है? हमारी इनकम है। क्या है? इनकम है, ठीक है ना। चलो, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है कि एक यूनिट को पाने के लिए मेरे को दूसरे का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, एमआरएस क्या बताता था कि एक यूनिट को पाने के लिए, एक गुड की एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे का कितना सेक्रीफाइस कंज्यूमर करना चाहता है। यहाँ पे करना पड़ेगा। और मजे की बात ये, जब भी जो स्लोप होता है बजट लाइन का और जो स्लोप होता है किसका? इंडिफरेंस कर्व का, यानी कि एमआरएस। बजट लाइन के स्लोप को एमआरई बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। जब भी एमआरएस किसके इक्वल हो जाएगा? कंज्यूमर किस में आ जाएगा? क्योंकि बजट लाइन का स्लोप आपको बताता है कितना एक्चुअल में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एमआरएस क्या बताता है कि कंज्यूमर कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है, यानी कि ये तो प्लान्ड है, चाहता है। और बजट लाइन का स्लोप बताता है कि करना पड़ेगा, ये एक्चुअल है। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, हाँ, देख यहाँ बोलो, देखो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन बजट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज कैसे हो सकता है, ये मैं बहुत जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है भाई। चलो, चेंज इन बजट लाइन दो तरीके से हो सकता है बजट लाइन में चेंज, या तो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरा चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, इनकम में चेंज कैसे हो सकता है? या तो इंक्रीज इन इनकम या तो डिक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम के केस में बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी और बाहर को शिफ्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, ये देखो बाहर को शिफ्ट हो गई। और डिक्रीज इन इनकम के केस में अंदर को शिफ्ट हो जाएगी, ये आ गई। यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स कम आएगी
उस गुड की, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, प्राइस में चेंज होने की। प्राइस में या तो एक्स में चेंज हो सकते हैं या तो अच्छा एक्स में चेंज, या तो एक्स के प्राइस बढ़ेंगे या तो घटेंगे। मान लिया एक्स के प्राइस बढ़ गए तो बजट लाइन एक्स की तरफ से अंदर को आ जाएगी, वाई से सेम रहने वाली है। और अगर एक्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो एक्स की तरफ से बाहर को चली जाएगी लाइन और वाई से सेम रहने वाली है। ये देख लो यहाँ पे, ये देखो एक ये वाला केस है, ये इंक्रीज वाला केस है, और ये कौन से वाला केस है, डिक्रीज वाला केस है। यहाँ से बाहर को चले जाएगी। ऐसे किस में चेंज हो सकता है, y में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है, Y में। या तो y के प्राइस बढ़ेंगे या तो y के प्राइस घटेंगे। अच्छा जब y के प्राइस बढ़ेंगे तो y से अंदर को आ जाएगी बजट लाइन, x से सेम रहने वाली है। और अगर y के प्राइस घट जाएंगे तो y से बाहर को चले जाएगी, x से सेम रहने वाली है। बिल्कुल ये देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। इन केस में जब प्राइस में चेंज होता है ना, जब किस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में स्लोप चेंज हो जाता है बजट लाइन का। लेकिन जब इनकम चेंज होती है उस केस में क्या नहीं रहता, स्लोप चेंज नहीं होता। स्लोप चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पैरेलल लाइन बनेगी। और मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ पढ़ते होंगे आप लोग, या पढ़ी होगी आपने या नहीं पढ़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन सुन लो कि जब दो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, उन पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो इसलिए वहाँ पे स्लोप चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चलो ये क्या है, ये हमारा बूस्टर चार्ट है। यहाँ पे इनकम में चेंज होता है और यहाँ पे प्राइस में चेंज होता है। बजट लाइन का चेंज है, ये किसका चेंज है, बजट लाइन का चेंज है। यहाँ पे इनकम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है। या तो इनकम बढ़ेगी या इनकम घटेगी। यहाँ पे एक्स के प्राइस में चेंज होगा, यहाँ पे वाई के प्राइस में चेंज होगा। या तो एक्स के प्राइस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। या यहाँ पे क्या होगा, वाई के प्राइस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। और बच्चों ये एक एक्स्ट्रा बूस्टर चार्ट है चेंज इन बजट लाइन का, ये हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे भी क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है ना। हालांकि मैंने पूरा पढ़ाया था, अगर आपको देखना है तो आप नोट्स में देख सकते हो, नोट्स में है। और फिर भी कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनका भी रिवीजन कराए तो सेपरेटली मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके कभी करा दूंगा, आपको इसका रिवीजन करा दूंगा, वो सेपरेटली मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो उस केस में देख लेंगे हम ये। नेक्स्ट है बजट सेट, ठीक है ना। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट वो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, अच्छा अफोर्ड तो अब वो अपनी इनकम के अंदर कर सकता है किसी को भी, यानी कि जो बजट सेट के जो कॉम्बिनेशन है वो बजट लाइन के ऊपर लाई करेंगे या उसके अंदर भी लाई कर सकते हैं, ऊपर भी लाई करेंगे, और क्योंकि अंदर वालों को भी अफोर्ड कर सकता है वो, और जो ऊपर में रहेगा उसमें तो पूरी इनकम खर्च हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, बजट लाइन के अंदर जो बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बजट सेट के अंदर कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहेंगे, बजट सेट के अंदर कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, ज़्यादा रहने। उसकी इक्वेशन बता सकते हो बजट सेट की, बोलो। m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, क्योंकि इनकम या तो ज़्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी इस खर्चे से, एक्सपेंडिचर से, जो हमने एक्स और वाई के ऊपर किया है। और फाइनली टॉपिक क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कब आएगा, जब MRS इज इक्वल टू क्या हो जाए, MRS होता है IC का स्लोप और MRE क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप। जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट हो जाएगी, मतलब उसको टच करके जाएगी, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। और ये कोई एक पॉइंट नहीं आता, ये एक थोड़ा सा एरिया आता है, एक गैप। जब वो टेंजेंट करेगी ना, मतलब इन कॉन्वेक्स जो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन जब उसे टेंजेंट करके जाएगी तो एक पॉइंट पे नहीं जाती है, एक थोड़ा एरिया होता है, तो उस एरिया में क्या रहेगा, हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा। क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। और इसकी कंडीशन यही होती है कि MRS इज इक्वल टू MRE या PX अपॉन PY भी बोल सकते हैं। ये किसका स्लोप होता है, प्राइस लाइन का या बजट लाइन का स्लोप होता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है, MRS क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली फॉल होना चाहिए, जैसे जैसे हमारा क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा। और इस केस में देखो यहाँ पे जो क्या है, जो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आ रहा है, E पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, बजट लाइन को जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट करके जा रही है। H पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, अनअचीवेबल पॉइंट है। ऐसे ही G भी क्या है, अनअचीवेबल पॉइंट है। हालांकि सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना E से मिल रहा है उतना ही G से मिल रहा है और उतना ही F से मिल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी इनकम के बाहर है तो ये अनअचीवेबल पॉइंट है। और E हमारी इनकम लाइन के अंदर आ रहा है और वो टेंजेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आ जाएगा। तुम बोलोगे भैया D पे और C पे क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम, क्योंकि उससे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसे तो उतने खर्च हो जा रहे हैं,
लेकिन सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमें तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ई पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ई पे मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? बस ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन कराया था। चलो अब देखते हैं कि व्हाट हैपन अगर MRS ज़्यादा हो जाए, किससे, PX अपॉन PY, यानी कि MRE से ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, X goods. हाँ X के ज़्यादा. इसमें हमें क्या करेंगे, इसमें हम X को ज़्यादा बाय करेंगे। किसको ज़्यादा बाय करेंगे, क्यों करेंगे X को बाय ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना वो सेक्रीफाइस तो ज़्यादा करना चाहता है, सेक्रीफाइस तो, लेकिन उसे सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस उसे कम करना पड़ रहा है। तो जब उसे सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, करना वो ज़्यादा चाहता है, बात समझ में आ रही है? तो जो ज़्यादा करना चाहता है वो उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब वो X को ज़्यादा परचेज करेगा। किसको ज़्यादा परचेज करेगा, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट कैसे होगा कि MRS क्या हो जाए, लेस देन हो जाए PX अपॉन PY से। तो इस केस में हमें किसको ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, Y को ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा। और कब तक करेंगे Y को हम ज़्यादा परचेज, जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर, मतलब महाभारत चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक तो कौन सा अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर का रिवीजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगले रिवीजन में, ठीक है।